Hello everyone, welcome to Gyanbudh Academy. I am Madhulika. Today is 22nd December and I have an article from the Hindu. It is a very important editorial discussion regarding a new laws that has been passed in the parliament. We are talking about the three laws, and before we jump into this editorial discussion, I would like to give you a brief introduction to the topic. I would also like to tell you that we will be providing you with the PDF at the end of the video, which will be regarding your vocabulary and developing new words and learning from the new words. It will also sum up the entire discussion, and it will also give you questions from the exam point of view, especially for your paper, UPSC, or it will be very helpful regarding your GS paper too, which is regarding your parliament discussion and laws and opposition members and all of that. So let us introduce the portion. So introduction, I would like to tell you that we all know that the three laws have been passed in parliament. Three laws. What laws? It is regarding the criminal law in India. We all know the criminal law. The three criminal law. We all know what are the three criminal law: IPC, CRPC and your एविडेंस एक्ट. ये तीन लॉ है, क्रिमिनल लॉ है इंडिया में, जो ब्रिटिश ज़माने से चल रहा है. यानी अंग्रेज़, इंग्लिश हमारे, यानी ब्रिटिशर्स, इंग्लिश जो भी आप बोल दीजिए, कॉलोनियल टाइम से ये क्रिमिनल लॉज इंडिया में लागू है, या फिर उन लोग का दिया हुआ लॉ हम लोग फॉलो कर रहे हैं. इस बार फाइनली इतने सालों के बाद इसमें संशोधन किया गया, या इसको रिवाइज़ किया गया, चेंज नहीं किया गया. याद रखिएगा, वर्ड रिवाइज़ किया गया इस लॉ को. और इसमें IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट चेंज हो गया है, और उसका नाम रख दिया गया है. फॉर एग्जांपल आपका नाम रख दिया गया है IPC का BNS करके लॉ. फिर उसके बाद आपका CRPC का आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ऐसे ऐसे करके तीनों का नाम चेंज करके रख दिया गया, रिवाइज कर दिया गया. ठीक है, लेकिन क्या है इस आर्टिकल में? इस आर्टिकल में ऑथर ने क्रिटिसाइज़ किया गया है. ऑथर ने ये तीन लॉस के प्रोसीजर को क्रिटिसाइज़ किया गया है. इनका कहना है कि लॉ में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आया, कि भले ये नया लॉ ला दिया गया ब्रिटिशर्स के टाइम का, IPC वगैरह हटा के उसको रिवाइज करके संशोधन करके लाया गया, पर उसमें प्रॉपर चेंज लाने का कैपेसिटी नहीं है. क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बिकॉज वो सब लॉज में ना वही पुराना लॉज जैसे ही, वो मटेरियल ओरिजिनल वैसा ही है. बस क्या किया गया है, थोड़ा बहुत वर्ड को इधर उधर कर दिया गया, यानी रीअरेंज कर दिया गया वर्ड को, या फिर लैंग्वेज में थोड़ा संशोधन ला दिया गया, और ऐसा प्रतीत कराया गया है कि नया लॉ लाया गया है रिगार्डिंग द क्रिमिनल लॉज इन इंडिया. सो ये पूरा मुद्दा है. सो लेट अस रीड. रिविजन सैंस विजन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंस? सैंस मतलब विदाउट. तो रिविजन विदाउट एनी विजन डज नॉट होल्ड एनी पॉइंट. हियर इट इज टॉकिंग, व्हाट इज इट टॉकिंग इन दिस कंटेक्स्ट इज दैट अगर नया लॉ लाया गया है बिना कोई विजन का, बिना कोई पर्टिकुलर टारगेट अचीवमेंट का, या फिर बिना कोई पर्टिकुलर विजन का, या फिर बोल सकते हैं बिना एक प्रॉपर अरेंजमेंट का, तो इट इज़ विदाउट. तो ऐसा विदाउट, अगर ऐसे नया लॉ लाया गया बिना कोई विजन का, तो इट इज़ नॉट यूजफुल. इट विल नॉट ब्रिंग एनी मेजर चेंज और डेवलपमेंट फॉर द कंट्री. न्यू लॉज हैव पॉजिटिव फीचर्स बट ब्रिंग नो पाथ ब्रेकिंग चेंज. मतलब नया लॉ में फीचर तो पॉजिटिव है, चलिए कुछ संशोधन किया गया, कुछ क्लॉज ऐड कर दिया गया, लेकिन उसमें कुछ इतना अच्छा नहीं है लॉ में, या उसको चेंज नहीं किया गया, उसमें चेंज नहीं किया गया, उसको रिवाइज़ किया गया है. चेंज नहीं किया गया, उसको रिवाइज़ किया गया है. इसी चलते आपका देखिए कि उसमें कुछ ज़्यादा चेंज लाने का कैपेसिटी नहीं है उस लॉ में. मटेरियल वही है, पर ऐसा प्रतीत कराया गया है कि नहीं, नया मटेरियल डाला गया है उस लॉज में, या नया का प्रावधान है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है अगर आप डिटेल स्टडी करेंगे तो. लेट अस रीड. नाउ, law making in the absence of a significant number of opposition members does not reflect well on the legislature. The three bills that replace the body of criminal laws in India were passed by Parliament in its ongoing session in the absence of more than 140 members. So इसमें क्या कहा जा रहा है कि लॉ मेकिंग प्रोसेस,
मतलब लॉ मेकिंग मतलब लॉ बना किसके द्वारा लॉ बनता है, हमेशा याद रखिएगा, लॉ इज मेड बाय लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर अ ग्रुप ऑफ पीपल, ब्यूरोक्रेट्स हु आर इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ द लॉ। ठीक है, तो लॉ मेकिंग बाय द लेजिस्लेचर in the absence of significant number of opposition members। significant number मतलब many या बहुत मतलब हाई वेटेज वाले अगर ऑपोजिशन मेंबर्स एब्सेंट है और उस केस में लॉ बनता है तो ये इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग, इट इज़ नॉट गुड फॉर द लेजिस्लेटर, इट्स नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द लॉ इज़ नॉट लीगल या बोल सकते हैं नॉट एक्सेप्टेबल, इट डज नॉट हैव अ गुड इम्पैक्ट। कि आप लोग एक लॉ बनाएं, ठीक है, आप लोग सब लॉ बनाएं और अपोजिशन मेंबर्स के बहुत सारे लोग एब्सेंट है, उस केस में आप लॉ को प्रेजेंट करते हैं ताकि उसमें प्रॉपर डिस्कशन नहीं हो, डिबेट नहीं हो, क्वेश्चन ना हो। तो ऐसे लॉ का तो वैल्यू या अहमियत या लॉ का जो प्रॉपर मीनिंग है वो उभर के नहीं आएगा। तो क्या फ़ायदा ऐसा लॉ का? द मेन मीनिंग इज़ दिस। उसके अलावा जो 3 बिल्स आया है, 3 लॉज आया है जो पार्लियामेंट में पारित हो गया है, पास हो गया है, पास बाय द पार्लियामेंट, वो 3 बिल क्या है? रिगार्डिंग दी क्रिमिनल लॉज इन इंडिया। 3 क्रिमिनल लॉज हमने क्या बात किए थे? आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, जो अंग्रेज द्वारा बनाया गया था। इतना पुराना लॉ हम लोग अभी तक फॉलो करते थे। तो ये जो 3 बिल है रिगार्डिंग द क्रिमिनल लॉज इन इंडिया, इट हैज़ बीन पास्ड इन पार्लियामेंट। कब पास हुआ? ऑनगोइंग सेशन में पास हुआ जब 140 मेंबर्स या उससे ज़्यादा 140 प्लस मेंबर्स वर एब्सेंट। एब्सेंट यानी वो मेंबर्स नहीं थे मीटिंग अटेंड करते हुए, डिस्कशन ये बिल का जब डिस्कशन हो रहा था तब वो लोग नहीं थे, एब्सेंट थे, और ये आपकी ऑपोजिशन के मेंबर्स हैं। तो ये बहुत बड़ा बात है कि इतना बड़ा स्टेप लिया गया, इतना बड़ा लॉ बनाया गया, लेकिन इतना सारे मेंबर्स एब्सेंट थे ताकि उस पर प्रॉपर बातचीत ही नहीं हो पाएगा। लेट लुक नेक्स्ट। Even though the revised version of Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), which will replace the IPC, the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, which will replace CRPC, and Bharatiya Sankhya Bill instead of Evidence Act, were introduced after scrutiny by a parliamentary standing committee. They still require legislative deliberations in full chamber, given their implication for the entire country। सो इसमें ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि जो 3 क्रिमिनल लॉज है इंडिया में जो अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया और बहुत पुराने समय से अभी तक हम लोग फॉलो करते थे, आईपीसी, आपका सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। अब उसका नाम क्या कर दिया? उसको रिवाइज़ कर दिया गया। रिवाइज़ मतलब उस सब में थोड़ा चेंजेस किया गया, मॉडिफाई किया गया, कुछ प्रावधान हटाया गया, कुछ प्रावधान इंक्लूड किया गया। तो आईपीसी का नाम अब क्या कर दिया गया? उसका नाम आपका बीएनएस रख दिया, यानी भारतीय न्याय संहिता। सीआरपीसी का क्या नाम रख दिया गया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और एविडेंस एक्ट का क्या नाम रख दिया गया? भारतीय संख्या बिल। ठीक है, वो इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में। ठीक है, पार्लियामेंट में पेश आया, रखा गया पार्लियामेंट में। कब? आफ्टर स्क्रूटनी। स्क्रूटनी वी ऑल नो इज मीनिंग ऑफ चेक। स्क्रूटनी का मतलब क्या? चेक बाय अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। तो व्हाट अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी? आप लोग सब जानते होंगे कि पार्लियामेंट में बहुत सारा ऐसे कमेटी है जो क्या करती है कि वो क्या कमेटी का काम क्या है? वो करती है, चेक करती है बिल को या लॉ को बिफोर इट इज़ प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। क्या वो वैलिड लॉ है या वैलिड बिल है? क्या वो मुद्दे पे बात करता है? क्या उसको प्रेजेंट करना ज़रूरी है कि नहीं? वो चेक करती है, स्क्रूटिनाइज करती है बिफोर एनी बिल इज़ प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। सो ये क्या हुआ? ये 3 लॉ को या 3 बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया पार्लियामेंट में आफ्टर चेकिंग बाय द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। इतना बात हुआ। उसके अलावा क्या बोल रहा है? दे स्टिल रिक्वायर, तो चेक हालांकि चेक हुआ है, इसके अलावा दे स्टिल रिक्वायर लेजिस्लेटिव deliberations इन फुल चैम्बर गिवन their implication फॉर द एंटायर कंट्री। इसके अलावा क्या है? इसमें क्या मिसिंग है कि एक प्रॉपर लेजिस्लेटिव डेलिब्रेशन मतलब डिस्कशन नहीं हुआ। प्रॉपर लोगों में डिस्कशन, डिबेट, क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया उस बिल को रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि इतने सारे अपोजिशन मेंबर्स एब्सेंट थे, अटेंड नहीं किए इतने लोग मीटिंग, या प्रॉपर सब लोग इस मुद्दे पे डिस्कस नहीं किए कि क्या इसका पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, लाना चाहिए कि नहीं, क्या संशोधन और हो सकता है, क्या इसको बेहतरीन बना सकता है उस लॉ को। तो ऐसा एक पॉजिटिव डिस्कशन नहीं हुआ।
इन फुल चैम्बर मतलब जब सारे मेंबर्स, इतने जो एब्सेंट थे सारे मेंबर्स जब प्रेजेंट हो तब फुल चैम्बर होगा। उसके प्रेजेंस में ऐसा नहीं हुआ, गिवन देयर इम्प्लीकेशन फॉर द एंटायर कंट्री। और इनका होना बहुत ज़रूरी इस मेंबर्स का था, क्योंकि इनके हाथों में या फिर इन्हीं के चलते ये पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट होगा और ये कंट्री के लिए बहुत बड़ा डिसीजन या इम्पैक्टफुल होने वाला था। तो इतने लोगों के एब्सेंट में होना अच्छा बात डेमोक्रेसी के लिए नहीं है। Many concerns that the bill gave rise to could not be raised in Parliament as well. A conspicuous aspect of the new code is that bearing reordering of the sections, much of the language and content of the original law have been retained. तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि बहुत सारे कंसर्न्स रिगार्डिंग द बिल या बहुत सारा मुद्दा बिल के रिगार्डिंग रेज नहीं हो पाया पार्लियामेंट में। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इतने सारे मेंबर्स एब्सेंट थे या फिर उनके प्रेजेंस में नहीं हुआ। तो क्या हुआ? कॉन्स्पिशियस एस्पेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्पिशियस? इट इज द मीनिंग मतलब एक क्लियर एस्पेक्ट दिखा न्यू कोड मतलब जो न्यू बिल्स आपका प्रेजेंट किया गया उसका क्लियर एस्पेक्ट दिखा कि वहाँ पे बेरिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेरिंग? एक्सेप्ट कि उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया, उस बिल में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया, एक्सेप्ट क्या हुआ है? रीऑर्डरिंग ऑफ द सेशन, मतलब कि उसको सजा दिया गया, उसी सबको वर्ड्स को एक जैसा, लैंग्वेज में थोड़ा संशोधन कर दिया, लेकिन कंटेंट मुद्दा या फिर उसका मीनिंग या एप्लीकेशन सेम ही है एज द ओरिजिनल लॉ that have been retained. What is the meaning of retain? It is same as the original criminal laws that were earlier valid in a country. ठीक है? However, Union Minister Home Minister Amit Shah claimed that the colonial impact of IPC, CRPC and Evidence Acts have been replaced by a purely Indian legal framework may not be correct, as the new codes do not envisage any path-breaking change in the way that the country is policed, crimes are investigated and protracted trials are conducted. तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह का कहना था, क्या कहना था? उनका कहना था कि इससे क्या होगा, ये जो नया बिल्स आया है आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के बदले, वो सब क्या दिखाता था? एक कॉलोनियल या ब्रिटिश या अंग्रेज़ों का क्या एक इम्पैक्ट दिखाता था, इम्प्रिंट दिखाता था हमारे लॉज में, उनका हुकूमत दिखाता था। लेकिन अब क्या उसमें संशोधन जब किया गया, नया बिल्स लाया गया, रिवाइज़ किया गया, तो ये सब क्या बोलते हैं? वो एक इंडियन फ्रेमवर्क दिखाता है कि पहले हम लोग ब्रिटिशर्स को फॉलो करते थे, लेकिन अब हम इंडियंस को या इंडियन फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं। हालांकि ऑथर का कहना है, जो एडिटोरियल लिखे ऑथर का कहना है कि उनका ये क्लेम बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो न्यू लॉज है, न्यू बिल जो पारित हुआ, प्रेजेंट हुआ, डू नॉट एनविजेज मतलब क्या होता है? आगे किया गया या पास किया गया एनी पाथ ब्रेकिंग चेंज। तो जो नया लॉ आया वो पास हुआ, वो कोई बड़ा चेंज लाने का कैपेसिटी ये नहीं रखता है, या कोई बड़ा संशोधन उसमें नहीं किया गया कि वो हेल्पफुल रहे। किस फील्ड में? इन द वे दैट द कंट्रीज पुलिस्ड, क्राइम्स आर इन्वेस्टिगेटेड एंड प्रोट्रैक्टेड ट्रायल्स आर कंडक्टेड। प्रोट्रैक्टेड मतलब लंबा जो ट्रायल्स होता है, ठीक है, लंबा ट्रायल्स जो चलता है उसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टेड ट्रायल्स। तो किस फील्ड में ज़्यादा चेंज नहीं ला पाएगा? इन द वे द कंट्री इज पुलिस्ड, इन द वे क्राइम्स आर इन्वेस्टिगेटेड एंड लंबा ट्रायल्स जिस वजह जैसे चलता है वो सब में चेंजेस नहीं ला पाएगा। नेक्स्ट, the improvement in BNS include the removal of outdated sedition section as exciting disaffection against the government or bringing into hatred and contempt is no more an offense। तो इसमें क्या बोला जा रहा है? इम्प्रूवमेंट किस वे में हुआ है कि जो नया पहला बिल है बीएनएस, जिसका हम लोग बात किए, जो आईपीसी के बदले जिसका नाम बीएनएस कर दिया गया, उससे एक सेक्शन को रिमूव किया गया। वो है आपका पुराना बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा सीडिशन लॉ। आप लोग जानते होंगे क्या है सीडिशन लॉ। तो क्या है था कि जब अंग्रेज़ थे तो उनमें क्या था कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट यानी अंग्रेज़ों के अगेंस्ट कोई कुछ बोलता था तो उस पर सीडिशन चार्ज लगता था और उसको अंदर कर दिया जाता था जेल में। तो यही है आपका सीडिशन लॉ। तो ये जो बीएनएस है उसमें ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा इस फालतू है या आउटडेटेड या पुराना सीडिशन सेक्शन को हटा दिया गया
कि आप फ्री है गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी बोलिए, ऐसे आपको गवर्नमेंट अंदर नहीं कर सकती जेल में कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके बोलें, या गवर्नमेंट के तरफ जो हेट्रेड आप लोग रखते हैं, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब अपमान करते हैं गवर्नमेंट का, या फिर जैसे हम लोग कहते हैं ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट का अपमान, यहाँ गवर्नमेंट का हम लोग अपमान करते कंटेम्प्ट करते हैं तो इट इज़ नॉट एन ऑफेंस, मतलब ये ऑफेंस यानी क्राइम के तौर पे नहीं देखा जाएगा और आपको जेल में नहीं डाला जाएगा। ये प्रावधान बीएनएस यानी पहले जो आईपीसी था उससे हटा दिया गया है कि सेडिशन चार्ज होगा या सेडिशन सेक्शन लगेगा। and the introduction of mob lynching, including hate crimes such as causing death or grievous hurt on the grounds of a person's race, caste, community, sex, language or a birthplace as a separate offense। तो जो मॉब लिंचिंग होता है, तो आप लोग को पता है मॉब लिंचिंग क्या होता है कि एक पर्सन है, एक पर्सन को मिलके सब मार रहे हैं कोई भी बात पे लेकर। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो जो जो लोग इस सब में इन्वॉल्व है कि एक पर्सन को एक पूरा ग्रुप मारा है, तो पूरा ग्रुप को एक ऑफेंस यानी क्राइम के तौर पे उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो हेट क्राइम्स है जिससे एक पर्सन का डेथ हो सकता है या बहुत बुरी तरह कोई पर्सन हर्ट हो गया, चाहे वो किसी कोई पर्टिकुलर कास्ट का हो, कोई पर्टिकुलर रिलीजन का हो या कोई पर्टिकुलर जेंडर का हो, तो उस केसेस में भी उसको ऑफेंस माना जाएगा, इसको क्राइम माना जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हुआ कि आप लोग जानते होंगे फीमेल वर्कर्स या फीमेल एम्प्लॉयज़ जो ऑफिस में काम करती हैं उनके साथ ईव टीजिंग का मामला बहुत है। ईव टीजिंग मतलब उनके बॉडी शेमिंग, ईव टीजिंग है उनको चिढ़ाना, उनको किसी तरह से मोलेस्ट करना। ऐसे केस में अब वो लोग जाके कोर्ट के पास या सरकार के पास वो लोग जा सकती है और इसे क्या कंसिडर किया जाएगा, इसको क्राइम कंसिडर किया जा सकता है और इस पर पनिशेबल भी है। ये बीएनएस के अंदर आता है। Another positive feature is the government ignoring the panel's recommendation to bring back adultery, struck down by the Supreme Court as a gender neutral offense। तो इधर आप लोग देखिए क्या है, एक दूसरा पॉजिटिव फीचर क्या है कि गवर्नमेंट का इग्नोर कर रही है सुप्रीम कोर्ट का कहना। सुप्रीम कोर्ट कहती थी अडल्ट्री, अडल्ट्री क्या होता था कि एक पर्सन है, एक मैरिड पर्सन है, वो एक साथ बहुत लोगों के साथ या फिर कोई दूसरे इंसान के साथ अफेयर रखते हैं, तो वो क्या होता है एक अडल्ट्री का केस बन जाता है कि एक पर्सन है मैरिड और वो दूसरे से भी संबंध रखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए ये क्या था, वो एक ऑफेंस नहीं था। ऑफेंस यानी कोई क्राइम नहीं कहते हैं कि चलो कोई एक मैरिड है वो किसी के साथ अफेयर में रहता है या लिविंग में रहता है, कुछ भी ऐसा, तो उसके सुप्रीम कोर्ट के लिए वो क्राइम नहीं था। लेकिन हमारे गवर्नमेंट के लिए इसको एक क्राइम के तौर पे देखा गया है, अडल्ट्री का केस। ये आपका एक पॉजिटिव चेंज है कि गवर्नमेंट कहती है कि नहीं ऐसा कुछ मामला है तो उसको क्राइम रेफर करेंगे, उसके लिए पनिशेबल भी है इंसान। तो देर इज़ यू कैन सी हाउ द कॉन्ट्ररी ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेटेड इन केस ऑफ अडल्ट्री। उसके अलावा however it is questionable whether terrorism should be included in the general panel law when it is punishable under special legislation। तो वी ऑल नो कि टेररिज्म के लिए कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो ये आज तक क्वेश्चनेबल है, अभी भी क्वेश्चनेबल है कि टेररिज्म सेक्शन को एक अलग से लॉ मिलेगा या एक अलग से सेक्शन टेररिज्म के लिए इंक्लूड होगा कि नहीं इन सब बिल्स में जो कि क्रिमिनल बिल ऑफ इंडिया में इंक्लूडेड है। ये अभी भी क्वेश्चनेबल है। नेक्स्ट, grave charges such as terrorism should not be lightly invoked. On the procedure side, some welcome features are the provision of FIRs to be registered by a police officer irrespective of when an offense took place, and the post south to be given use of forensic in investigation and videography of search and seizures। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि टेररिज्म जैसे मामले को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, उसके लिए भी लॉ लाना चाहिए और इंक्लूड भी करना चाहिए, जो कि हमारे देश में ये प्रावधान नहीं है। इसके अलावा बोला गया है कि एक प्रोविज़न इंक्लूड किया गया है ये नया बिल्स के लिए, वो बोलते हैं फेवर में बोलते हैं कि उसमें एक और अच्छा फीचर ऐड किया गया कि पहले क्या होता था कि आप FIR जिस जगह में, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक पर्टिकुलर एरिया में हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप दिल्ली में हैं, ठीक है, दिल्ली के कोई एक एरिया है, दिल्ली का कोई भी पुरानी दिल्ली कोई भी एरिया ले लिए,
आप वहाँ पे अगर कोई एरिया में रहते हैं तो आप उसी एरिया में आपके साथ कोई क्राइम हुआ तो आप उसी एरिया में एक FIR लिखवाइएगा। बट ये प्रावधान अब हटा के एक अच्छा प्रावधान लगा दिया है कि आप दुनिया के, हमारे इंडिया के किसी भी कोना में हो, ठीक है, आपके साथ क्राइम किसी भी कोना में हो, आप कोई भी आप पुलिस स्टेशन या पुलिस ऑफिसर के पास जा सकते हैं और क्राइम रिपोर्ट करवा सकते हैं, FIR लिखवा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर बिल में ऐड किया गया है। तो वी आर स्टडिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ द बिल ऑल्सो। उसके अलावा ये जो हम लोग को फॉरेंसिक रिपोर्ट्स पे, इन्वेस्टिगेशन पे, वीडियोग्राफी यानी किसी चीज़ कोई एविडेंस मिलता है तो उसको वीडियोग्राफी या वीडियो बना के हम लोग उसको प्रूफ के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, इसका भी प्रावधान होना चाहिए। नेक्स्ट, a significant failure lies in not clarifying whether the new criminal procedure allow police custody before 15-day limit or just a provision that allows 15-day period to spread across any day within first 40 or 60 days of a person's arrest। तो आप लोगों को पता है कि पुलिस कस्टडी में कोई पर्सन पकड़ा है तो पुलिस कस्टडी में उसको 15 दिनों के लिए रखा जाता था, ये रखा जाता है। पर ये अब क्लैरिटी नहीं है, हम लोग को ये बात पक्का से मालूम नहीं है कि ये 15 डे एक्सटीड होके 40 से 60 दिन हुआ कि नहीं हुआ, कि आपको किसी को पकड़े हैं तो तब तक कस्टडी में 15 दिन रखिएगा कि 40 से 60 दिन रखिएगा, ये क्लैरिफाई नहीं हुआ है। नेक्स्ट, रिविजन इन लॉ कैन नॉट बी मेड विदाउट विजन फॉर अ लीगल फ्रेमवर्क दैट एड्रेसेस ऑल द inadequacies of the criminal justice system। तो रिवीजन मतलब अगर ऐसा कोई लॉ रिवाइज हो रहा है बिना कोई विजन, बिना कोई प्रॉपर टारगेट का, कि बस करना है, बहुत हटाना है हमारे को पुराना सालों से चला आया, अंग्रेज़ के टाइम से चला आया, इंग्लिश के टाइम से चला आया जो क्रिमिनल लॉ है, तो इसलिए बस हम लोग रिवीजन कर दिए, कानून में संशोधन कर दिए, तो ये अच्छा बात नहीं है। हम लोग को देखना चाहिए, एक ऐसा फ्रेमवर्क लाना चाहिए जो प्रॉपरली प्रॉब्लम्स को या क्यूरीज को या फिर जो मुद्दा है उसको एड्रेस करे, तभी हमारे साथ क्राइम जस्टिस या क्रिमिनल जस्टिस हो सकता है हमारे देश में।